हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के फोर्थ पार्ट को। तो देखिए, इससे पहले हम चैप्टर से 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने जाना एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बारे में, मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म के बारे में जाना हमने, यहाँ पर कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के बारे में जाना हमने, ट्रीटी ऑफ वियना को पढ़ा, रेवोल्यूशनरीज के बारे में जाना और एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से 48 की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकती हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो देखिए, राष्ट्रवाद की भावना और रोमांटिक इमेजिनेशन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रोमांटिक यानी कि रोमांटिज्म क्या होता है वो जानते हैं। तो देखिए, आर्ट के माध्यम से देशभक्ति की भावना विकसित करना कहलाता है रोमांटिज्म। तो देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो देखिए, जो नेशनलिज्म की भावना है ना, ये नेशनलिज्म का डेवलपमेंट केवल युद्ध लड़ने से ही या फिर अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन करने से ही नहीं होता। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस द शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो कल्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कल्चर में क्या क्या चीज़ें बताई हैं, यहाँ पर बताया आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, जो ओल्ड स्टोरीज है, पास्ट से जुड़ी स्टोरीज है, म्यूज़िक है, मतलब लोकगीत हैं, ये सब चीज़ें भी, इन सब से भी नेशनलिस्ट की फीलिंग को शेप दी जा सकती है। लेट अस लुक एट रोमांटिज्म। रोमांटिज्म के बारे में समझते हैं। रोमांटिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ, एक कल्चरल मूवमेंट, ये कल्चरल मूवमेंट होता है विच आउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जिससे कि देशभक्ति की भावना विकसित होती है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। तो देखिए, जो रोमांटिज्म थे ना, वो साइंस को क्रिटिसाइज करते थे, वो उनकी आलोचना करते थे। वो मानते थे कि हमारे पास्ट से, जो हमारी पास्ट की हिस्ट्री है, कल्चर है, हमारे जो गीत हैं और जो स्टोरीज़ हैं, उनसे भी हम नेशनलिस्ट की जो भावना है उसे जागृत कर सकते हैं। एंड वो जो है फोकस करते थे इमोशंस पर, इंस्टीट्यूशन पर और माइस्टिकल फीलिंग पर। तो यही सारी चीज़ें, मतलब ये पोएट्री, स्टोरीज जो पास्ट से जुड़ी हुई हैं, इन सब पर ज़्यादा विश्वास करते थे। दियर इफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, ए कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ ए नेशन। तो देखिए, वो चाहते थे कि मतलब नेशनलिज्म की भावना कैसे आ सकती है। उनका मानना था कि वो जो है उनकी जो हेरिटेज है ना, और उनका जो कल्चर है वो उसे कलेक्ट करें, एक साथ जो है वो इकट्ठा हों, और जो हेरिटेज है उनकी और जो कॉमन कल्चर है वो सबका सेम हो, एक साथ वो शेयर करें। तो देखिए, अदर रोमांटिक सच एज, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, उनका भी मानना यही था कि जो पोएट्री है, फोक डांस है, ये जो है नेशन को एक साथ जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो देखिए, वो उनका मानना भी यही था कि नेशन बिल्डिंग करने के लिए जो पोएट्री है, यानी कि जो लोकगीत हैं, जो स्टोरीज़ हैं, डांसेस हैं, उनको जो है पॉपुलर करना चाहिए। द एम्फेसाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो उनकी लोकल लैंग्वेज थी, एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल folklore was not just to record an ancient national spirit but also carry the modern nationalist message to a large audience who were mostly illiterate। तो देखिए, उनका मानना था कि वो जो उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज है, यानी कि उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, ये जो लोक गीत हैं, उनसे क्या होगा, नेशनलिस्ट की जो भावना है ना, वो ज़्यादा क्रिएट होगी। वो उनका मानना था कि इससे क्या होगा, जो मैसेज है ना, वो एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, यानी कि वो अनपढ़ हैं, और वो सब कैसे इस भावना को अपने अंदर विकसित कर सकते हैं,
उन्हें कुछ चीज़ें अगर पढ़ने के लिए दी जाएँ तो वो नहीं ऐसा कर सकते। उन्हें जो है संगीत के माध्यम से, स्टोरीज़ के माध्यम से, पोएट्री के माध्यम से वो एक साथ जोड़ना चाहते थे। दिस वाज स्पेशली सो इन केस ऑफ पोलैंड। तो देखिए इसी की तरह का एक केस दिया गया है पोलैंड का, विच हैड बीन पार्सन पार्स पार्सियन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो देखिए ये इन्हें ग्रेट पावर कहा गया है, प्रूसिया, रसिया और ऑस्ट्रिया को, और इन्होंने क्या किया था, पार्सन कर दिया था, यानी कि डिवाइड कर दिया था पोलैंड को। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग वर कीप्ड अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो देखिए जो पोलैंड था ना, वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा था, लेकिन अभी भी जो म्यूज़िक था उनका खुद का और उनकी जो लैंग्वेज थी वो अभी भी कहीं ना कहीं उनके अंदर जीवित थी। तो देखिए कारोल कुरपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज होते हैं बड़े बड़े शो, एंड म्यूजिक टर्निंग फोक डांस लाइक द पोलोनिस एंड, यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं डांस के, पोलोनाइज एंड मेजूरका द नेशनलिस्ट सिंबल। तो देखिए अपने नेशनलिस्ट सिंबल के रूप में उन्होंने जो डांस थे उन्हें रखा, बड़े बड़े शो किए, म्यूज़िक किए, जिससे कि जो देशभक्ति की भावना है लोगों में वो विकसित की जा सके। लैंग्वेज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। तो देखिए जो भाषा होती है ना, खुद की भाषा होती है, वो भी राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने का काम करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। तो देखिए जब क्या हुआ था, रसिया ने वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया था, तो जो पोलिश लैंग्वेज थी ना उसे हटा दिया गया स्कूल से, और कहा गया कि हर जगह जो है रशियन लैंग्वेज लागू की जाए। इन 1831 द एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विद एन अल्टीमेटली कर्स। तो देखिए उन्हें जो है बुरी तरह से दबाया जा रहा था, जो विद्रोही थे ना, जो विद्रोह कर रहे थे इस चीज़ को लेकर कि हमारी भाषा छीनी जा रही है, तो उन्हें जो है बहुत बुरी तरह से दबाया जा रहा था। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी इन पोलैंड बिगन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। तो देखिए जो मेंबर्स थे क्लर्गी के, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को एक वेपन के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया। पोलिश वाज यूज फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो देखिए जितनी भी चर्च गैदरिंग होती थी या जितने भी उपदेश दिए जाते थे, धार्मिक उपदेश दिए जाते थे, उनमें जो है वो अपनी लैंग्वेज यानी कि पॉलिश लैंग्वेज यूज करते थे। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशॉप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर दियर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। तो देखिए उसका क्या रिजल्ट हुआ, बहुत सारे जो प्रीस्ट थे उन्हें जेल में डाल दिया गया या कुछ को साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि और किसके द्वारा भेजा गया, जो अथॉरिटी थे यानी कि जो गवर्नमेंट थी या जो राज करते थे उनके द्वारा उन्हें पनिशमेंट दिया गया कि उन्होंने जो है रशियन लैंग्वेज में उपदेश देने से मना कर दिया है। द यूज ऑफ पॉलिश कम टू बी सीन एज द सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो देखिए कि जिस तरह से वो पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ करते थे तो उनसे पता चलता था कि वो जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं वो जो रशियन लैंग्वेज है उसके विरुद्ध। अब देखिए आगे क्या होता है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो हंगर आती है, बहुत सारी कठिनाई लोगों को झेलने पड़ती है, और पॉपुलर रिवोल्ट भी होते हैं, बहुत सारे विद्रोह भी देखने के लिए मिलते हैं। द 1830s वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो देखिए यूरोप में 1830 में बहुत सारी आर्थिक कठिनाइयाँ देखने के लिए मिलती हैं। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। तो देखिए पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी के हाफ में क्या देखने के लिए मिलता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है।
In most countries there were more seeker for job than employment. तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जॉब की तलाश कर रहे थे. Population from rural areas emerged to the cities to live in overcrowded slum. तो देखिए जो पॉपुलेशन थी वो रूरल एरियाज से सिटीज़ की तरफ एमर्ज होने लगी और वहाँ पर जो वो है स्लम्स में रहने लगे. Small producers in towns were often forced with stiff competition for imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. तो देखिए इंग्लैंड में जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उसकी वजह से लोगों को यूरोप में बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन फेस करना पड़ता है. दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन. और ये सबसे ज़्यादा फेस किसे करना पड़ता है? टेक्सटाइल प्रोडक्शन में. विच वाज कैरिड आउट मेनली इन होम और स्मॉल वर्कशॉप एंड वाज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड. तो देखिए जो वहाँ पर प्रोडक्शन होता था वो स्मॉल स्केल पर होता था, छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती थी और घर पर ही उन्हें प्रोड्यूस किया जाता था, उनमें कोई मशीन यूज़ नहीं की जाती थी. इन दोज रीजन ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर. तो देखिए ये वो रीज़न थे यूरोप के जहाँ पर अभी भी एरिस्टोक्रेसी जो है अभी पावर में थी. पीजेंट स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल्स ड्यू एंड ऑब्लिगेशंस. तो देखिए अभी भी जो पीजेंट थे वो स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि उन्हें जो है टैक्स देना पड़ता था, फ्यूडल्स देना पड़ता था. द राइज ऑफ फूड प्राइस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लीड द वाइड स्प्रेड प्यूपराइज्म इन टाउन एंड कंट्री. तो देखिए जो लोग थे उन्हें क्या करना पड़ा, वो उनके लिए जो खाने का प्राइस था ना, भोजन का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि बैड हार्वेस्ट हो रही थी और जो है पूरे देश में और टाउन्स में गरीबी फैल रही थी इसकी वजह से. द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर. तो देखिए 1848 की अब यहाँ पर बात की जा रही है. फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड. तो देखिए भूख की वजह से, क्योंकि खाना उन्हें नहीं मिल रहा था, फूड की शॉर्टेज थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, तो इसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी ना पेरिस की वो सड़कों पर उतर आई थी. बैरिगेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वर फोर्स टू फ्ली. फ्ली मीन्स होता है दौड़ाना या भगाना. तो देखिए जो बैरिगेड्स थे ना वो सभी उखाड़ दिए गए थे और लुइस फिलिप को मजबूर कर दिया था यहाँ से भागने के लिए. ए नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक. तो देखिए नेशनल असेंबली को रिपब्लिक घोषित कर दिया था. गारंटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल अबव 21. तो देखिए यहाँ पर इन्हें गारंटी मिल गई थी कि जितने भी अडल्ट मेल्स हैं 21 से जो ऊपर हैं उन्हें जो है वोट देने का अधिकार मिल जाएगा. एंड गारंटी टू राइट टू वर्क. और उन्हें जो है गारंटी दे दी थी कि उन्हें काम भी दिया जाएगा. नेशनल, ये कब हुआ? जब ये जो है रिपब्लिक घोषित कर दिया गया. नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप. मतलब उन्होंने कहा कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा. अर्लियर इन 1845. अब 1845 की बात बताई जा रही है. वीवर्स इन सिलेसिया हैड लीड a revolt against the contractor who supplied them raw material and gave them order for finished textile but drastically reduced their payment. तो देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर थे ना वो क्या करते थे, जो गरीब लोग थे, पीजेंट्स थे, वीवर्स थे, उन्हें क्या करते थे, रॉ मटेरियल दे दिया करते थे, उन्हें ऑर्डर दे दिया करते थे किसी भी सामान को बनाने के लिए टेक्सटाइल के, और उनकी जो पेमेंट थी उसे रिड्यूस कर देते थे, यानी कि उन्हें कम पैसा देते थे. तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है नीचे डिस्क्राइब की गई हैं. एक जर्नलिस्ट ने ये यहाँ पर डिस्क्राइब की है, ये आप खुद से पढ़ लेंगे, ये एक न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है सब कुछ. तो आगे हम पढ़ेंगे 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants, the workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was
अंडर वे। तो देखिए जैसे कि ये गरीब लोग, अनएम्प्लॉयड और जो स्टार्विंग पीजेंट्स थे, ये तो रिवोल्ट कर ही रहे थे, रेवोल्यूशन कर ही रहे थे। इनके साथ साथ जो मिडिल क्लास पर्सन थे, एजुकेटेड पर्सन थे, वो सब भी रेवोल्यूशन कर रहे थे। तो देखिए इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्रोट अबाउट द एब्डिकेशन, एब्डिकेशन मीन्स होता है हटाना, ऑफ द मोनार्क एंड अ रिपब्लिक बेस ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। तो देखिए फरवरी में क्या हुआ, जो मोनार्क फॉर्म थी उसे फिर से हटा दिया गया और जो है रिपब्लिक बेस कर दिया गया, और जो मेल थे उन्हें उन्हें प्रोक्लेम कर दिया गया, उन्हें घोषित कर दिया गया कि उन्हें वोट देने का अधिकार है। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट, अब यूरोप में कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जो अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं थे, सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर। तो ये सब ऐसे थे जो अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं थे। मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास combined their demands for constitutionalism with national unification। तो देखिए यहाँ के जो मैन और वुमेन थे, उन्होंने भी अपनी डिमांड रख दी कि उनका जो एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और उनका एक राष्ट्र हो। दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट द पुश दियर डिमांड फॉर द creation of the nation state parliamentary principle, a constitution, freedom of press and freedom of association। तो देखिए उनकी मेन डिमांड क्या थी, उनका मानना था कि उनकी डिमांड थी कि उनका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, उन्हें जो है फ्रीडम मिले प्रेस की, यानी कि वो भी खुलकर अपने विचार रख सकें, और उन्हें जो है एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम भी मिले। देखिए इन जर्मन रीजन ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर वर मिडल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रोस्पेरस आर्टिशियंस came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly। तो देखिए जर्मन रीजन में क्या हुआ, बहुत सारे जो लोग हैं पॉलिटिकल एसोसिएशन से और मिडिल क्लास प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे और कुछ आर्टिशियन थे, वो सब जो है फ्रैंकफर्ट सिटी में इकट्ठा होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो वोट करेंगे किसके लिए, जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। ऑन 18 मई 1848 831 elected representative march in a festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul। तो देखिए सेंट पॉल की तरफ वो आगे बढ़ जाते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ वो आगे बढ़ जाते हैं। कितने लोग, 831 लोग जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो चुने गए थे। They drafted a constitution for a German nation to be headed by the monarchy subject to a parliament। तो देखिए वो क्या ड्राफ्ट करते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं जर्मन नेशन के लिए, और वो किसके द्वारा हेड किया जाएगा, मोनार्क, मतलब फॉर्म यहाँ पर मोनार्की रखी जाएगी, लेकिन वहाँ पर एक पार्लियामेंट होगी। ठीक है, वैन द अब ये जो सभी इलेक्टेड पर्सन थे, वैन द डिप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स द फेडरिच विलियम फोर्थ। तो देखिए विलियम फोर्थ को जो है क्राउन दिया गया, यानी कि गद्दी दी गई, किंग ऑफ प्रूसिया, ये प्रूसिया का किंग था। ही रिजेक्टेड इट, उसने जो है ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ड्राफ्ट किया, उसने वो जो है रिजेक्ट कर दिया। एंड जॉइन अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और जो है अपोज करना शुरू कर दिया, दूसरे मोनार्क के साथ मिलकर उन्हें अपोज करना शुरू कर दिया। While the position of the aristocracy and military become stronger, जब ये stronger हो गए, the social basis of parliament eroded। The parliament was dominated by the middle class who resisted the demands of worker and artisan, the consequently lost their support। In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband। तो देखिए डिसबैंड मीन्स होता है हटा देना, बंद हो जाना। तो क्या होता है, जब ये सब जो है स्ट्रांग हो जाते हैं, तब ये जो मिडल मैन होते हैं, दूसरे वर्कर्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं,
ये अपना सपोर्ट जो है हटा लेते हैं। वो जो मोनार्क फॉर्म उन्होंने बनाई थी, पार्लियामेंट उन्होंने जो बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था और वहाँ पर जो है राजा घोषित कर दिया गया, वो जो है दूसरे मोनार्क के साथ मिलकर उन्होंने जो है उसे रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपना हाथ उनकी तरफ से खींच लिया, यानी कि जो वो सपोर्ट उन्हें कर रहे थे वो सपोर्ट उन्होंने हटा दी और वो जो असेंबली उनके द्वारा बनाई गई थी वो डिसमिस हो गई। द इशू ऑफ extending political right to women was a controversial one within the liberal movement। तो देखिए ये जो लिबरल मूवमेंट चल रहा था, इसी के साथ साथ जो वुमेन का के राइट्स थे ना, पॉलिटिकल राइट, उन पर भी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। देखिए ओवर द ईयर्स मतलब साल से भी ज़्यादा से जो वुमेन थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी सभी मूवमेंट्स में। वुमेन हैड फॉर्म्ड दियर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब जो वुमेन थी उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बना ली। फाउंडेड न्यूज़पेपर को फाउंड किया एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। तो देखिए उन्होंने जो है हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जो पॉलिटिकल मीटिंग थी किसने, वुमेन ने, और जो डेमोन्स्ट्रेशंस थे उनका वो हिस्सा बनने लगी। डेस्पाइट दिस दे वर डिनाइड। तो देखिए ये सब होने के बावजूद भी, मतलब उन्होंने न्यूज़पेपर को भी फाउंड किया, अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन भी बना ली, ये सब होने के बाद भी उन्हें जो है सफ्रेज का राइट नहीं दिया गया। ठीक है। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट convent in the Church of St. Paul, women were admitted only as observer and stand in the visitors gallery। तो देखिए जब फ्रैंकफर्ट में ये सारी चीज़ें चल रही थी सेंट पॉल में पार्लियामेंट के लिए, तो देखिए जो वुमेन थी वो भी वहाँ पर एडमिट थी, वो भी वहाँ पर देख गई थी, बट केवल ऑब्जर्व के रूप में वो वहाँ पर खड़ी हुई थी। विजिटर गैलरी में वो वहाँ पर केवल देख रही थी, वो कुछ कह नहीं सकती थी, वहाँ पर कोई पार्टिसिपेशन उनका वहाँ पर नहीं था, बस वो वहाँ पर एज ए विजिटर खड़ी हुई थी। दो कंजर्वेटिव forces were able to suppress liberal movement in 1848, they could not restore the old orders. Monarchs were beginning to realize that the cycle of the revolution and repression could only be ended by the guaranteeing concession to the liberal nationalist revolutionaries। तो देखिए यहाँ पर वो एक बीच की बात निकाल कर आते हैं। जो कंजर्वेटिव्स थे ना वो इन सभी मूवमेंट को दबाते चले जा रहे थे 1848 में, मतलब लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उन्हें स्वतंत्रता मिल जाए, लेकिन जो कंजर्वेटिव्स थे वो क्या कर रहे थे, वो कुछ भी नहीं होने दे रहे थे। बार बार जो है मूवमेंट होते थे, दबा दिए जाते थे, होते थे, दबा दिए जाते थे। अब उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि उन्होंने क्या किया कि जो मोनार्क थे उन्हें उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो रेवोल्यूशन है ना इसको बंद करना चाहिए, और उन्हें बंद करने का उन्होंने एक रास्ता निकाला कि उन्हें जो है कुछ कंसेशन दे दिए जाएं। जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको कुछ कंसेशन दे दिए जाएं। हैंस इन द ईयर ऑफ 1848 the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the change that had already taken place in the Western Europe before 1815। हाँ तो देखिए 1848 में के बाद जो एरिस्टोक्रेटिक मोनार्कीज थे ना, कहाँ के, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, उन्होंने जो है चेंज करना शुरू कर दिया, जो कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 में पहले ही लागू हो चुके थे। बिल्कुल वैसे ही चेंजेस उन्होंने यहाँ पर करने शुरू कर दिए। दस सर्फडॉम्स एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनेशन एंड इन रसिया। तो देखिए रसिया में और हैब्सबर्ग में उन्होंने क्या किया, ये जो सर्फ डोम था इसको हटा दिया, और जो बाउंडेड लेबर था यानी कि बंधुआ मजदूर जो थे, ये ऐसी सारी कुरीतियों को उन्होंने हटाना शुरू कर दिया। तो उन्हें कुछ कंसेशन मिलने लगा जो रेवोल्यूशनरीज थे। द हैब्सबर्ग रूल गारंटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरेरियंस इन 1870
1867। तो देखिए जो जो रूलर्स थे ना, उन्होंने गारंटी देनी शुरू कर दी हंगेरियन को 1867 में कि उन्हें जो है उनके ऊपर भी कुछ उन्हें भी कुछ कंसेशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जाना, बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। आज की वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने रेवोल्यूशन के बारे में जाना जो लिबरल के लिए किया जा रहा था। हमने यहाँ पर पढ़ा है रोमांटिज्म क्या होता है, और हार्डशिप, हंगर और रिवोल्ट किस तरह से हुआ, ये सारी चीज़ें हमने जानी। वुमेन जो है किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन उनका जो अधिकार था वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था। केवल अडल्ट मेल को जो है वोटिंग का राइट दिया गया था। और लोगों ने कैसे खुलकर इवेंट्स किए, मूवमेंट किए और कुछ ना कुछ कंसेशन लेने की ठानी ली। और जो मोनार्क फॉर्म थी उन्हें भी क्या करना पड़ा, लोगों को कुछ कंसेशन देने के लिए मानना पड़ा, क्योंकि बार बार वो रिवोल्ट कर रहे थे, बार बार उन्हें दबाया जा रहा था, बार बार। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला जिससे कि ये जो रेवोल्यूशन हो रहे हैं इन्हें रोका जा सके। तो उन्हें जो है वो कुछ कंसेशन दे देते हैं, जैसे कि बंधुआ मजदूरी थी, सर्फडॉम था, तो इनसे उन्हें छुटकारा मिल जाता है। जहाँ पर इतना सारा काम हुआ है तो आगे कुछ और भी होगा। अब आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली, और आगे हमारा चैप्टर थोड़ा ही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।